ओके बेटा, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, जिसमें से आज तो हम लोग सिर्फ पहले पार्ट पे फोकस करेंगे, दैट इज़ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो इसके बारे में हमें क्या कहा गया है यहाँ पे? टॉर्क ऐसा है द टर्निंग इफेक्ट और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। इट इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यानी फोर्स का कितना ज़्यादा रोटेशनल इफेक्ट होगा, इसका मेजरमेंट होता है आपका टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट का मेजरमेंट होता है टॉर्क। यानी अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, अगर किसी बॉडी पे फोर्स, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो किस हद तक रोटेट होगी, कितनी तेज़ी से रोटेट होगी, कितना ज़्यादा घूमेगी, इस मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं टॉर्क। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है ना, मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने फोर्स लगाया और आपने नोटिस किया कि ये यहाँ पर ये गोल घूम गया। बेहतर होगा दरवाजे से बताऊँ, अगर आपको एग्जांपल लास्ट टाइम भी बताया था वेक्टर्स में मैंने, है ना। अगर सपोज करो मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पे टू द एज और मैं देखता हूँ कि ये तेज़ी से जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यही फोर्स मैं अगर अंदर से यहाँ लगाऊँ तो उतना ही फोर्स मैं अगर अंदर से वहाँ से इस जगह पे लगाओ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब, तुमको क्या लगता है? जब तुम यहाँ लगाते हो तो तेज़ी से घूमता है। अगर उतना ही फोर्स तुमने यहाँ लगाया तो क्या वो उतनी तेज़ी से घूमेगा? क्या उतना ज़्यादा उसमें रोटेशन होगा? क्या नहीं। मतलब ये बात मायने रखती है कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब लगाया, यानी आर की वैल्यू क्या रही, अगर कम रही तो वो ज़्यादा रोटेट नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आया? सिमिलर टू दैट, अगर मैं यहां लगाता हूं फोर्स, मतलब दूर, तो मैं नोटिस क्या करता हूं, आर की वैल्यू बढ़, आर क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, यानी उनके बीच में का डिस्टेंस होता है या पोजीशन वेक्टर होता है। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, जहां फोर्स लगा रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में का। तो भाई पोजीशन वेक्टर बोला मैंने, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ शुरू कहाँ से होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जाती कहाँ पर है? टू द पॉइंट ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है। तो वहीं अगर मैंने यहाँ लगाया तो आपको मालूम है वेक्टर आर यानी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो और अगर आप यहाँ फोर्स लगा देते तो आप नोटिस क्या करते, यार ये तेज़ी से गोल घूम गया। तो हमने देखा कि जो टॉर्क है यानी टर्निंग इफेक्ट है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स का नतीजा, वो डिपेंड करता है कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं घूमेगा, यहाँ लगाएंगे तो वो दरवाज़ा तेज़ी से गोल घूम जाएगा। आई बात समझ में आपको? दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि आपके फोर्स की वैल्यू क्या है। अगर मैं हल्का सा फोर्स लगाऊंगा, दरवाज़ा आराम से जाएगा। मैं ज़ोर से फोर्स लगाऊंगा, दरवाज़ा ज़ोर से जाएगा। तुम जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। आई बात समझ में? अब तुमको लगता कि ये दो चीज़ तो हो गई, और एक कोई चीज़ हो सकती करके अंदाज़ा है कुछ किसी का? और कोई चीज़ हो सकती है कि सिर्फ दो ही है? क्या लगता है? और कोई तीसरी चीज़ हो सकती जो रिस्पॉन्सिबल होगा टर्निंग इफेक्ट के लिए? ऐसा करने से ज़्यादा घूमेगा तेज़ी से, और अगर ऐसा किए तो भैया उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएंगी। शेप नहीं रहे, शेप क्या, वो तो बॉडी मिल गई है ना। अब ये बॉडी दरवाज़ा है, इसका शेप थोड़ी चेंज कर सकता मैं सिर्फ आप फोर्स को चेंज कर सकता हूँ। क्या लगता है? फोर्स की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, फोर्स की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो तुमको क्या लगता है? देखो तुमने देखा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा टॉर्क, है ना, उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट, उतना ज़्यादा टॉर्क। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा टॉर्क। अच्छा इसके अलावा भी कुछ है क्या? मास नहीं, वो फोर्स आ गया तो मास आ गया ना, उससे मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरी चीज है, आखिरी और तीसरी चीज है फ्रिक्शन। भी नहीं, फ्रिक्शन बोल सकते, मगर मान लो फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा मैं,
अब क्या, वो है एंगल। एंगल बोले कैसा, फोर्स तो लगा रहे, देख जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ से मैंने एक लाइन बनाया यहाँ तक, जो कि मेरा क्या इंडिकेट करेगा, पोजीशन वेक्टर, और मैंने यहाँ लगाया फोर्स। जब फोर्स परपेंडिकुलर था तो तुमने देखा कि नोटिस किया कि भैया वो बहुत तेज़ी से धड़ करके घूम गया। अब अगर मैं मान लो कि इसको ऐसा पकड़ के खींच रहा, मैं अपनी तरफ खींच रहा दरवाजे को, देख पोजीशन वेक्टर किधर आ रहा, मेरे तरफ, फोर्स किधर आ रहा, इस तरफ। अब मैं बोलूँगा कि अगर मैं इस दरवाजे को खींचूंगा, यानी आर और एफ दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो तुमको क्या लगता है दरवाज़ा गोल घूमेगा क्या, या ऐसा दबारा में ढकेल रहा है, ऐसा दरवाज़ा गोल घूमेगा क्या, नहीं। हाँ, तो देखो भैया एंगल बड़ा मायने रखता है। जब आपका फोर्स का एंगल 90 डिग्री पे रहेगा, ये दरवाज़ा है, तुमने फोर्स ऐसा लगाया 90 डिग्री के एंगल पे, वो बहुत तेज़ी से घूम जाएगा। तुम जैसा जैसा एंगल बदलोगे ना, जैसा जैसा ऐसा एंगल बेंड करते जाओगे, तुम्हारा टर्निंग इफेक्ट कम होता जाएगा। मतलब इस दरवाजे को मैंने अगर ऐसा क्रॉस मारा, ऐसी पहले दरवाज़ा ऐसा है, मैंने ऐसा मारा, दिख रहा नहीं, ऐसा एकदम परपेंडिकुलर, तो ये दरवाज़ा धड़ करके जाएगा ऐसा। अब मैंने अपने फोर्स को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इधर ध्यान दो बेटा, फोर्स को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और मैंने ऐसा धक्का दिया, तो ये दरवाज़ा जाएगा तो सही, मगर क्या तुमको लगता कि इतनी तेज़ी से जाएगा? अब नहीं जाएगा, देख लो लगे तो, है ना। अब अगर मैं सपोज करो मैं ऐसा पहले परपेंडिकुलर दे रहा हूँ, ये ऐसा गया तेज़ी से, अब वही अगर मैं ऐसा देने की कोशिश करूँ, क्या नोटिस किया आपने, इतना तेज़ी से जा रहा, क्या हल्का सा यूं करके लुल टाइप में घूम रहा हो। तो भैया यहाँ पर एंगल बड़ा मायने रखता है। जब तक फोर्स और पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स, जब तक ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम रहेगा। जैसे जैसे इनका बीच में का एंगल बेंड होने लगा, है ना, तो भैया अब मैं क्या देखूंगा, भैया इनका जो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट है वो क्या हो जा रहा, आपका कम होते जा रहा। और अगर ये पैरेलल हो गया तो फिर टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। भाई वो तो गोल घूमेगा ही नहीं, ये बातों आपको ध्यान रखना है। तो भाई मतलब ये बात समझ में आ रहा कि तीन बातों पे डिपेंड करता है, एक तो पोजीशन वेक्टर, दूसरा फोर्स और एंगल बिटवीन देम, है ना। तो इसी बेसिस पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मान के चलो, एक मिनट, तो देखो बेटा इसी बेसिस पे मैं एक इमेजिन करता हूं कि देखो भाई आपने एक प्लेन कंसीडर किया, एक्स वाई प्लेन, चलो जेड एक्सिस भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड स्पेस कंसीडर किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक पार्टिकल है, ये है पार्टिकल जो किसी चीज़ से अटैच्ड है ना, पॉइंट पी पे इन द एक्स जेड प्लेन में हो। कहाँ पर है, एक्स जेड प्लेन में। अच्छा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या है, दो काम करता है, पार्टिकल की पोजीशन बताता है, वो बताता है ये यहाँ से कितना दूर है, और साथ ही साथ ये भी बताता है उसका डायरेक्शन क्या है। तो उसने बता दिया ये देख पार्टिकल यहाँ है, इसका डायरेक्शन यही है। और अब तुम उसको लगा रहे हो फोर्स, ये वेक्टर एफ, ठीक है, ये लगा रहे हैं फोर्स वेक्टर एफ, थोड़ा सा टेढ़ा आना चाहिए, और हाँ ये वेक्टर एफ। अब देखो अगर इस लाइन को मैं आगे खींचूं, ये मेरे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन। मैं देख सकता हूं कि भैया ये फोर्स तो जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता है। अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में का एंगल थीटा है तो फोर्स जो है दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो सकता है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि टर्निंग इफेक्ट के लिए यहां कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं बोलूंगा देखो पहले तो पोजीशन वेक्टर, तो बोले आर, मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं अभी फिलहाल आर। दूसरा कौन, फोर्स। अच्छा फोर्स तो यहां पर क्या है, ये एक रिजल्टेंट फोर्स है, और एक ये फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, आर के डायरेक्शन में, और एक ये फोर्स है जो आर को परपेंडिकुलर है। मुझे बताओ गोल घुमाने के लिए कौन सा फोर्स अपना काम का है, एफ साइन थीटा। ये तुम्हारे ये काम का है क्या। अब इसमें से एफ अगर बोलेंगे तो एफ में क्या क्या आ गया, दोनों आ गया, एफ कॉस थीटा भी आ गया, एफ साइन थीटा भी आ गया। मैं बोलूंगा नहीं भैया मुझे तो सिर्फ वो चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है,
है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है एफ साइन थीटा के लिए, है ना, मतलब जाने के लिए। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को, मान लो तुम्हारे घर वाले तुमको बोलते कि तेको रोज पेट्रोल देंगे हम क्लास को जाने के लिए, है कि नहीं, तेको रोज पेट्रोल देंगे क्लास को जाने के लिए, तेरी गाड़ी को बता कितना पेट्रोल लगता है। तुम बोलेंगे भाई 2 लीटर पेट्रोल। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे वालिदैन जो भी है टपली मार के बोलेंगे तेको सिर्फ क्लास तक जाने का बता। जो तू बता रहा ना उसमें दोनों शुमार है, तेरे दोस्त के घर पे जाने का भी है और क्लास पे जाने का भी है। हम बोल रहे वो नहीं, तू तेरी पूरी फुल कैपेसिटी मत बता कि भाई 2 लीटर, तो ये बता तेको सिर्फ क्लास पे जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए, है ना। तो ये जब तुम एफ बोलते हो तो उसमें दोनों आ गया फोर्स, इधर वाला भी और उधर वाला भी। हमारे काम का कौन सा है, एफ साइन थीटा, तो हम सिर्फ वही फोर्स लेंगे, एफ साइन थीटा। तो इसमें खास बात ये रही, फोर्स की वैल्यू भी आ गई और एंगल भी आ गया। तो पता ये चला कि टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। अच्छा, जिसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, है ना। वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा आप, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। और बाय राइट हैंड रूल, याद होगा आपने राइट हैंड रूल पढ़े होंगे, है ना। अगर ये देखो, ये ब्लू पेन अगर आर है और ये बेटा एफ है, तो उसको पहले ऐसा ला लो, है ना, आर और ये एफ। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऊपर की तरफ, है ना। यानी यहाँ पर टॉर्क का जो डायरेक्शन रहेगा वो ऊपर के तरफ रहेगा, क्योंकि आर ऐसा है, एफ ऐसा है, राइट हैंड रूल के तहत वो हो जाएगा ऊपर की तरफ। आया समझ में आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले को एक और तरह से डिराइव कर सकते हैं, बोले कैसा, तो देखो आप ये फोर्स की वैल्यू को पीछे खींचो, ये जरूर देखो बता रहा हूँ, बस एक दूसरा तरीका है, और कोई तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, तुम्हारे को सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। एग्जाम में तुमसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, ये उसमें आता है बोर्ड में। तो देखो ये इसको पीछे खींचे अपन ने, और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर बनाया मैंने, ये है ना। देख ये फोर्स का डायरेक्शन है जो आपने लगाया, ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन जो आपने लगाया। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या हुआ, थीटा हुआ। और ये क्या हुआ बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ फोर्स का और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में का क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम देखो साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा क्या हो, तो देखो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो यानी आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, आर साइन थीटा। तो मैं यहां पर बोलूंगा देखो भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स क्या होता, तो बोलेंगे यार वो तो आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ, या जिसको आप घुमा फिरा के क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, और घुमा फिरा के वही चाहने वाला है वो आर क्रॉस वेक्टर एफ। आया क्या समझ में आपको, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। और अब अगर मैं कहूं कि मान के चलो आर और एफ दोनों के दोनों कांस्टेंट है, इफ आर एंड एफ आर कांस्टेंट, इफ नोट करके यहां पर लिखेंगे हम, इफ आर एंड एफ आर नॉट वेक्टर वैल्यूज कांस्टेंट। तो इफ आर एंड एफ कांस्टेंट है तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हुई, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रही तो टॉर्क उस वक्त सबसे मिनिमम रहेगा, उसकी वैल्यू होगी 0। अगर आर और एफ की वैल्यू कैसी है, फिक्स है, और थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है आर और एफ दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो उस वक्त टॉर्क सबसे कम होगा आपकी, जिसकी वैल्यू रहेगी 0। और अगर थीटा इज इक्वल्स टू मान लो 90 डिग्री रही तो टॉर्क उस वक्त सबसे ज़्यादा रहेगा, और जिसकी वैल्यू रहेगी आर इंटू एफ। अरे सिंपल सी बात है भाई, ये दरवाजे को गोल घुमाना है। अगर मेरे देखता हूँ कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा आता है और फोर्स भी ऐसी लग रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये गोल घूम रहा गया, तो इसलिए टॉर्क कैसा है, सबसे कम है, 0 है। और अगर मान लो 90 डिग्री के एंगल पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो दरवाज़ा ज़ोर से ऐसा जाएगा धड़ करके, तो उस वक्त टॉर्क क्या रहेगा, अपने मैक्सिमम लेवल पे रहेगा। आई बात समझ में। टॉर्क का ऐसा यूनिट मैं आपको बता दूं, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इट इज न्यूटन मीटर, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। और अगर आप डायमेंशन की बात करते हैं तो इस पे से पता लगा सकते हैं, न्यूटन का क्या होता है m1 L1 T-2, मीटर का क्या होता है L1, दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-2। याद आया, टॉर्क का, वर्क का, एनर्जी का, सबका मोमेंट डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। आई बात समझ में, चलो लिख लो। तो देखिए बेटा यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स करके हमारे पास इसी से रिलेटेड एक अगला टॉपिक आया है।
जो अगेन टॉर्क का ही पार्ट है, when two forces of different magnitudes act on different points but in opposite direction with distinct lines of action, the force of form a couple. बोले कैसा? पैड बताना एक मिनट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास एक पैड है। अब यहाँ पर देखो, इस एज पर मैं एक फोर्स लगाने वाला हूँ और इसी तरह से मैं इस एज पे भी एक फोर्स लगाने वाला हूँ। देखना, ये फोर्स जो रहेगा अभी फ़िलहाल इक्वल मैग्नीट्यूड की लगाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि दोनों मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं लगा सकता, ह्यूमन एरर आना ही है। और अब इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट रहेगा। मतलब लाइन ऑफ एक्शन मतलब देखो, ये फोर्स लगेगा इस लाइन में और ये लगेगा इस लाइन में। लाइन ऑफ एक्शन सेम रहने का मतलब क्या होता? फोर्स इधर लग रहा है एक, और दूसरा फोर्स अगर ऑपोजिट है तो उसी लाइन में इस डायरेक्शन में लग रहा, तो उसको बोलते हैं कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में दो फोर्सेस, मगर ये दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट। तो देखो होगा क्या, जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो देखो ये बीच में से रोटेट होगा। बीच में से क्या होगा? रोटेट होगा। हाँ, अगर मेरा जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा हाथ में एग्जैक्ट राइट हैंडेड हूँ मैं, तो मेरा ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली राइट हैंड ज़्यादा फोर्स लगा देगा और लेफ्ट हैंड थोड़ा सा कम फोर्स लगा पाएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में से सरक के इधर आ जा रहा है। वो जिसका फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन सरक जाता है। तो खैर इमेजिन करो कि मैं इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ, तो आपने क्या देखा कि ये दो फोर्सेस की वजह से ये बॉडी बीच में से रोटेट होने लगी। इस तरह के इफेक्ट को कहा जाता है आपका कपल ऑफ फोर्स। ये क्या कहला जाता है बेटा? कपल ऑफ फोर्स। और ये भी टॉर्क है ही होता है। तो देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लगाया गया, ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्स आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा आर को। अगर मैं मान के चलो कि ठीक है ये दोनों फोर्सेस के बीच में का डिस्टेंस आर है, तो आप बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा पे फिर? r/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? r/2। और ये ऐसा गोल घुमा रहा है बॉडी को। ओके, मुझे वो फोर्स का काम है जो इसको परपेंडिकुलर है r को। तो मैं यहाँ से इसका कंपोनेंट लूँगा, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा f sin थीटा। अगेन ये वाला कंपोनेंट लूँगा मैं, f sin थीटा, क्योंकि f cos थीटा मेरे कोई काम का नहीं। f cos थीटा ये उसे रोटेट नहीं करने वाला, बस उसको खींचेगा वो। बताओ वो फोर्स जो मैंने ऐसा लगाया था, मैं अगर उसको ऐसा लगाता तो क्या वो पैड रोटेट होता था क्या? नहीं, वो तो बस खींचे जाता था वो। तो भैया f sin थीटा मेरे काम का है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, दो है पॉइंट पर, जैसे एक पॉइंट ये है A, एक पॉइंट ये है B, तो मैं बोलूँगा टोटल टॉर्क क्या है? टॉर्क एट पॉइंट A प्लस टॉर्क एट पॉइंट B। और मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r/2 f sin थीटा प्लस उधर का यहाँ तक डिस्टेंस r/2 f sin थीटा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय r/2 f sin थीटा जिस इक्वल्स टू r इंटू एफ साइन थीटा, जो कुल मिला के वही हुआ वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। आया समझ में आपको? तो ये भी तरीके से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? लिख लो ये सारी चीज़ें। अब एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। हाँ जी बेटा, सेम रहेगा। अरे यार, ये सेम होना चाहिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स वेक्टर F इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन about a point O, comma, whose
position vector is vector r equals to I cap plus j cap plus k cap meters, I cap plus j cap plus k cap meters। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, अमजद। टॉर्क पता लगाना है ड्यू टू फोर्स। इसमें ब्लू इंक नहीं डाले क्या? तो F की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू देख लेता हूं पहले। ब्लू बोला था ना इसमें, वो कौन सा है? वैसा मत डाला करो ना यार। ये ढक्कन कौन से कलर का है? मैं क्या बोल रहा है, ढक्कन कौन से कलर का है? अरे ढक्कन देखो, ढक्कन उसको देखो, ब्लू है ना, तो ब्लू कलर की इंक डालना ना। तुम ब्लैक क्यों भर रहे हो उसके अंदर? कलर ब्लाइंड हो गया क्या? ब्लू डालो और ब्लैक में ब्लैक डालो। तो आपसे टॉर्क पूछा गया बेटा, कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, याद है ना? क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप, और सीक्वेंस प्रॉपर याद रखना भाई, सीक्वेंस के हिसाब से डालना। पहले आर के कोएफिशिएंट्स डालेंगे 1 1 1 1 1 1 1, फिर एफ के कोएफिशिएंट्स 3 4 5। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो करो कैलकुलेट फिर यहाँ पे। आई कैप 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, माइनस जे कैप 5 1 जा 5 माइनस 3, प्लस के कैप 4 माइनस 3। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, 1 आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये आ गया हमारा टॉर्क। अगर किसी ने मैग्नीट्यूड पूछा इसका, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 6 न्यूटन मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। Example. Next. A force of -10 K cap न्यूटन, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि कई लोग इसको गलत कर सकते हैं, acts on the origin of the coordinate system, full stop. Find the torque about the point (1, meters. ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पर गलती करेंगे, भले ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आता हो, क्योंकि यहाँ सबसे पहला चैलेंज है आपके लिए सही पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन बनाना। तो आप देखो यहाँ देखेंगे बेटा, फोर्स का तो मसला नहीं, फोर्स बोलता है कि उसकी वैल्यू है -10 K कैप न्यूटन, वो क्लियर है ना। अब आगे जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए आप सबसे पहले देखो
फोर्स लगाया कहाँ गया और किस पॉइंट के अतराफ ये गोल घूम रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ कहाँ फोर्स लगाया गया। ओरिजिन पे, है ना। अक्सर क्या होता है मालूम क्या, जहाँ से गोल गोल घूमता है ना, जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसको ओरिजिन मान के चलते हैं। इसको क्या मान के चलते हैं, ओरिजिन। और फोर्स यहाँ कहीं लगता है 1 2 3 जैसा, ऐसा कहीं, जैसे यहाँ पर कहाँ लगा था 1 1 1, यानी एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1 और जेड एक्सिस पे 1, है ना। तो यहाँ कहीं तो भी फोर्स लगा था इसको, मगर यहाँ देखो बेटा फोर्स ओरिजिन पे लग रहा है, यानी फाइनल पोजीशन तुम्हारी क्या है, ओरिजिन है। फाइनल पोजीशन क्या है तुम्हारी, ओरिजिन है। और इनिशियल पोजीशन क्या है, ये इस चीज़ के अतराफ गोल गोल घूम रहा हो। बोले कैसे, आप पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं, कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना, पॉइंट ऑफ फोर्स पे ड्रॉ करते हैं। वो याद है डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम अभी बनाया था मैंने, वो लाइन जो एरो बनाया था मैंने वेक्टर आर का, तुम खुद देखो कहाँ से बनाया मैंने। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैंने पोजीशन जहाँ पर एफ की वैल्यू है वहाँ पर लगाया था। तो भैया हमारे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ फोर्स तक के। इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, ये क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बोल रहा है ना, फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट, मतलब वो जो आपकी बॉडी है वो इस पॉइंट की तरफ गोल गोल घूम रही है। तो सर बोले वेक्टर आर कैसे पता लगाएंगे। अरे कोई खास नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तुम्हारा फाइनल पोजीशन क्या है, ओरिजिन है, और इनिशियल पोजीशन ये है। तो मैं बोलूँगा 0 -1 आई कैप प्लस 0 -1 यानी कि +1 जे कैप प्लस 0 -0 यानी कि 0 हो जाएगा के कैप। आया क्या समझ में, क्योंकि तुम्हारा फाइनल पोजीशन क्या है, 0 0 है, ये तुम्हारा फाइनल है ना। मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है मान लो, तो और ये आपने यहाँ पर फोर्स लगाया है और ये इसके अतराफ गोल गोल घूम रहा है, तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। तो जब पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 0 -1 0 -1 0 -0, तो कुल मिला के ये हो जाएगा -1 आई कैप +1 जे कैप और ये हो जाएगा 0 के कैप। चलो मान लिया। अब जो निकालना है मेरा क्या है, टॉर्क वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो भैया क्या रहेगा, आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले आर के कोएफिशिएंट लिखो, -1 1 0 -1 1 0, फिर जे कैप के कोएफिशिएंट सॉरी एफ के लिखो, तो 0 0 -10 दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो आई कैप है ना, क्या रहेगा, -1 -10 कितना हो जाएगा बेटा, +10 -0 10 -0 माइनस जे कैप। तो देखो -10 रहेगा, सॉरी मेरे को ये, हाँ -10 -0 और फिर प्लस जे कैप माइनस जे कैप, तो ये +10 -0 और प्लस के कैप 0 -0, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी -10 आई कैप -10 जे कैप, -10 आई कैप -10 जे कैप बराबर -10 आई कैप -10 जे कैप। ये मेरे पास टॉर्क आ गया, है ना। अगर मैंने मान लो कि डायरेक्ट ये वैल्यू को डाल दिया होता, आई कैप -जे कैप प्लस 0 के कैप पर डाला होता, तो आंसर आता तुम्हारा +10 आई कैप +10 जे कैप, और यकीनन ऑप्शन में वो भी होता, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 10√2, कितना हो जाएगा, 10√2। लिख लो बेटा।
A door 1.6 meter wide requires a force of 1 Newton to be applied at the free end to open it or close it. Full stop. The force that is required point 0.4 meter distant from hinges for opening or closing the door with same torque is देखो एक दरवाज़ा है जो 1.6 मीटर चौड़ा है और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं आप उसके एक एंड पर इसको खोलने या बंद करने के लिए। तो वो बोल रहा है कि अगर मुझे फोर्स 0.4 मीटर की दूरी पे लगाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसी दरवाजे को खोलने के लिए या बंद करने के लिए विद द सेम टॉर्क। मतलब भाई एक कंडीशन का डिस्टेंस और फोर्स आपको दिया है, दूसरी कंडीशन का डिस्टेंस देकर फोर्स पूछा है और कहा है पहली कंडीशन का टॉर्क और दूसरी कंडीशन का टॉर्क कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमको सिंपली मालूम है पहली कंडीशन का टॉर्क दूसरी कंडीशन के टॉर्क के बराबर है। पहली कंडीशन में फिर डिस्टेंस फोर्स कैसा रहेगा, सेम। पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितना है बेटा 1.6 और फोर्स कितना है 1 न्यूटन। दूसरे इसमें डिस्टेंस कितना है बेटा 0.4 और फोर्स कितना है वो निकालना है। देखकर ही बता सकते हैं आप कि भैया क्या होने वाला है आंसर, 4 न्यूटन विल बी द आंसर। इधर वाला हो गया, थोड़ा फास्ट लिखिए बेटा। Calculate the torque about point O, comma, due to the forces as shown in each case. Forces and rod lie
in the same plane of paper. तो देखो भैया, कुछ केसेस है आपके। फर्स्ट केस, ये हिंज है, पॉइंट O, फोर्स है 10 न्यूटन और ये दूरी है 3 मीटर्स। बातें मत करो बेटा, ट्राई करो ये क्वेश्चन को। ये है पॉइंट O, ये है फोर्स 10 न्यूटन और ये एंगल आपको बताया गया है 37 डिग्री। फिर तीसरा, यह है पॉइंट O। पहले एक फोर्स लगाया गया है 5 न्यूटन का एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। फिर दूसरा फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है 3 मीटर्स है। और चौथा, पाँच न्यूटन का 1 मीटर, दस न्यूटन का 37 डिग्री के एंगल पे और ये डिस्टेंस है 2 मीटर्स। और एक तीसरा फोर्स है 10 न्यूटन का और ये डिस्टेंस आपको दिया गया है 3 मीटर्स। तो चलो इसी डायग्राम के आगे सॉल्व करते जाओ, उसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कोशिश करो जब तक मैं अगला क्वेश्चन वहाँ लिखता हूँ। सॉल्व करना है, बातें नहीं करना है। सब में डिस्टेंस 3 मीटर्स है, वो उसमें भी 3 मीटर्स का डिस्टेंस है। ये अंडरस्टूड है, 3 मीटर्स है। C. If the center of mass of the rod lies at B, calculate the torque acting on rod at A, comma at B, at C.
ए बी सी 2 meters 1 meters। चलो देखो इधर, तो ये तो बहुत आसान है ये वाला। इसका तो भाई डायरेक्ट फोर्स भी परपेंडिकुलर है और डिस्टेंस भी है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू एफ यानी कि 3 इंटू 10 यानी कि 30 न्यूटन। अब इसकी बात करेंगे तो इसके फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक F cos 37 और एक आएगा F sin 37। हमारे काम का कौन सा है? sin 37। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पहले R लिखो, F sin 37 यानी कि 10 sin 37। sin 37 कितना होता है? 3/5। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 5 1 5 2 3 3 9 2 9 18 न्यूटन मीटर। अब बारी है इसकी, तो देखो भाई यहाँ दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दो टॉर्क आएगी। अगर दोनों फोर्स उस बॉडी को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं तो दोनों टॉर्क ऐड होंगे। जैसे ये फोर्स बॉडी को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स भी बॉडी को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क रहेगा वो ऐड होगा। तो देखो भैया τ1 प्लस τ2, तो भैया इसका R कितना है? 1 और इसका फोर्स कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक R कितना है बेटा? 3 और F का कंपोनेंट लेना पड़ेगा sin 37। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 sin 37, ये जो ऊपर वाला आया तो है ना। तो ये 5 प्लस 18 कितना होता है वो? 23 न्यूटन मीटर। चलो आखिरी वाला देखो, देखो ये वाला फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और ये वाला फोर्स उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और ये तो घुमाएगा ही नहीं। तो भैया टॉर्क जो रहेगा सिंपली τ1 प्लस τ2 प्लस τ3। अगर मान लो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, अगर मैं वो फोर्स जो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा मैं उसको पॉजिटिव मान के चलता हूँ, अपने मन से लेके चल रहा हूँ। तो इसको आप देखेंगे कि ये देखो क्या लिखेंगे आप? 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, अब ये क्या होगा बेटा? ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको कहाँ घुमाने वाला है रॉड को? ये क्लॉकवाइज में, तो इसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो ये 10 क्या लेंगे आप यहाँ पर? 10 sin 37 की cos 37? cos, ऐसा पत्थर की लकीर नहीं, सारी नहीं चाहेगा, अपने को वो फोर्स चाहिए जो R को परपेंडिकुलर होगा। तो F sin 37 इधर आएगा और F cos 37 नीचे आएगा, यानी कि 10 cos 37 प्लस 0। तो 5 माइनस cos 37 कितना होता है? 4/5, मतलब 8 है ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4 2 10/5 क्या हो जाएगा? 2, 8 प्लस 0 यानी कि क्या हो जाएगा? -3 न्यूटन मीटर, सॉरी नॉट पर मीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? मीनिंग ये हुआ कि जब दोनों फोर्सेस इधर लगेंगे, आंसर माइनस में ही आया। इसका मतलब क्या है ना, ये इधर घुमा रहा है, दूसरा इधर घुमा रहा है, तो वो बॉडी असल में किसके डायरेक्शन में घूमेगी? नीचे, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है और R भी क्या है? ज़्यादा है। कौन सा बेटा? लास्ट 2 इंटू, हाँ ये रहेगा 10 cos 37 रहेगा बस यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो 16 हो जाएगा ये, और 16 माइनस कितना हो जाएगा? -11। गुड, ठीक है। अब ये देखो फिर लिखते बैठाएंगे। ये क्या चीज़ दिया है? एक रिजिड रॉड है जिसका मास 6 किलो है, उसे लटकाया गया है पॉइंट ए से, मतलब पहले आपने पॉइंट ए पे लटका के छोड़ दिए, पॉइंट ए पे लटका के छोड़ दिए। क्या होगा? पॉइंट ए पे लटका के छोड़े तो आपने ऐसा लगा के छोड़ दिए, ये नीचे आ जाएगा ऐसा। तो उसका वजन कौन लेके आएगा उसको नीचे? उसका वजन कौन ले? अरे भाई ये रॉड को ऐसा छोड़, कौन लेके आ रहा है उसको नीचे? वेट। और वेट कहाँ एक्ट करता है? सेंटर ऑफ मास पे, मतलब वेट असल में ये नीचे आ रहा है।
ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट mg कहाँ लग रहा है बेटा? सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो जब तुम उसको यहाँ लटकाएंगे तो तुम्हारा टॉर्क क्या होगा? मान लो ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ अपने मन से, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन पॉइंट ए, तो वो होगा आर ए इंटू एफ। तो आर ए क्या होगा बेटा? 2, एफ क्या होगा बेटा? mg, 2 मल्टीप्लाई बाय वजन कितना इसका? 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 120 न्यूटन मीटर। अच्छा, फिर बाद में अगर मैंने पॉइंट बी पे लटकाया तो कहाँ होगा वो? कहाँ घूमेगा वो? कहीं नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट बी पे लगा रहे, लटका दे रहे इसको, तो भैया फोर्स वेट उधर ही लग रहा ना, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि सारा डिस्टेंस हम यहीं से नापते हैं ना। वो ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ मास है ये आपका, आपको वहीं से नापने का डिस्टेंस। तो ऑलरेडी कीला आपने वहीं अटका दिए, तो वो तो गोल घूमेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय एफ यानी कि 0। अच्छा, रही बात अब इसकी, अगर मैंने पॉइंट सी से लटकाया तो अब क्या होगा? अब अगेन फिर से इसका जो वजन है उसको क्या करेगा? ऐसा नीचे खींच लेगा। कौन खींचेगा? वजन। कौन खींचेगा? वजन। वजन कहाँ एक्ट होता? सेंटर ऑफ मास पे, तो ये इसको नीचे खींचेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन पॉइंट सी माइनस, या फिर चलो आर सी इंटू एफ, तो माइनस ऑफ आर सी कितना बेटा? 1, और वजन कितना है अपना? 60, तो माइनस 60 न्यूटन, है ना? ये समझा? माइनस साइन क्यों? बस ये बताने के लिए कि इस बार वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, उधर लिख रहा हूँ। ये एज अ होमवर्क है आपके लिए।